दोस्तों, आपने कभी न कभी रील्स स्क्रॉल करते वक्त या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते वक्त तारक मेहता के उल्टा चश्मा के कैरेक्टर जेठालाल का ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा। मेंटेनेंस का चेक एडवांस में कौन देता है? मैं देता हूँ। क्यों? मेरे पास बहुत पैसा है। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि इस सीरियल के सभी कैरेक्टर्स इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ जेठालाल रिप्रेजेंट करता है गुजरात को। अब यहाँ एक बात जो सोचने वाली है कि आखिर इस सीरियल में गुजरात के रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को ही क्यों बिजनेस और रिच पर्सन का रोल दिया गया। खैर, ये तो रियल लाइफ है, लेकिन अगर बात करें रियल लाइफ की भी तो इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड में मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी गुजरात को ही बिलोंग करती है, जिसमें अंबानी, अडानी, अजीम प्रेमजी, उदय कोटक, करसन भाई पटेल जैसे कई लोग हैं। लेकिन आज हम लोग गुजरातीज को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? आज जहां देखो यूट्यूब पे गुजरातीज के बिजनेस सीक्रेट्स और वेल्थ प्रिंसिपल्स पे लगातार वीडियोस बनती जा रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, कारण एक नहीं कई सारे हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर 167 नंबर ऑफ बिलियनर्स मौजूद हैं, जिसमें से 58 बिलियनर्स तो गुजरात को ही बिलोंग करते हैं। आज सूरत दुनिया के सबसे तेज ग्रो होने वाले शहरों में से एक है। वैसे तो गुजरात की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 5% ही है, लेकिन आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि इस देश का 1/4 इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस गुजरात से ही ऑपरेट होता है। वहीं बात की जाए प्रोडक्शन की तो कॉटन के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 पोजीशन पे आता है। इंडिया का 1/4 मिल्क भी गुजरात में ही प्रोड्यूस होता है। आज गुजरात दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेस्ड डायमंड्स का प्रोड्यूसर भी है, यानी कि हर 10 डायमंड में से 8 डायमंड्स गुजरात में ही पॉलिश किए जाते हैं। इसके अलावा आज के टाइम पे यंगस्टर्स का सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट डेनिम सबसे ज़्यादा गुजरात में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो जिसमें पूरी कंट्री का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% है, वहीं अकेले गुजरात का कंट्रीब्यूशन 40% है। गुजरात को इंडिया का पेट्रोल कैपिटल भी माना जाता है, क्योंकि 25% रिफाइंड पेट्रोलियम यहीं प्रोड्यूस होता है। वहीं अगर बात करें हेल्थ केयर की तो 27% मेडिसिन भी गुजरात में ही बनाई जाती हैं। अब इन सबको साइड में रखकर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, रोड कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी को भी देखें तो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में गुजरात नंबर 1 पोजीशन पे है। तो एक बार को गुजरात अगर इंडिया का हिस्सा ना होकर खुद अपने आप में एक देश होता तो आज चाइना और कोरिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे तेज ग्रो होने वाली इकोनॉमी वाला देश होता। अब गुजरातियों ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी सफलताओं की परचम लहरा रखे हैं। जैसे अमेरिका में रहने वाले गुजरातीज की एवरेज इनकम वहाँ रह रहे खुद अमेरिकन्स की एवरेज इनकम से काफ़ी ज़्यादा है। अब इतनी सारी अचीवमेंट्स सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुजरातीज इनहेरिटली ऐसा क्या जानते हैं या अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं जिसकी वजह से सक्सेस और वेल्थ दोनों ही उनकी तरफ खींची चली आती है। तो आज की वीडियो में हम उसी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले पटेल्स की कहानी को जानेंगे और उनके उन 3 फॉर्मूलेज या प्रिंसिपल्स को समझेंगे जिनकी वजह से वो लोग इतनी सक्सेस और वेल्थ अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप इतनी सक्सेसफुल कम्युनिटी के उन प्रिंसिपल्स को जानना चाहते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद भी वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यूएसए के अंदर उनकी आबादी का सिर्फ 1% ही इंडियंस मौजूद हैं, जिसमें से बस एक छोटी कम्युनिटी गुजरातीज की है। पर फिर भी अमेरिका के 50% मोटल्स आज गुजरातीज ओन करते हैं। मतलब कि अमेरिका का मोटल बिजनेस आज गुजरातीज यानी कि पटेल्स डोमिनेट करते हैं। पर कैसे? इतनी छोटी आबादी होने के बावजूद इतना बड़ा टेक ओवर कैसे? तो इसे जानने के लिए आपको पहले थोड़ा गुजरात का इतिहास जानना होगा। अब अगर देखा जाए तो गुजरात भारत का सबसे बड़ा कोस्टल रीजन है, यानी कि समुद्री इलाका है। तो होता क्या था कि पहले के समय में अक्सर बाहर के देशों से लोग यहाँ प्रीशियस और लग्जरियस मेटल्स और कपड़े वगैरह खरीदने और बेचने आया करते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के खून में ही बिजनेस दौड़ता है। उस दौरान जो पटेल्स थे उनका प्राइमरी इनकम सोर्स उनकी ज़मीन और खेत हुआ करते थे, लेकिन उसे अपने परिवार के बंटवारे में बढ़ता देख वो एक बात तो समझ ही चुके थे कि वो अपने सर्वाइवल के लिए सिर्फ इसी पर टिक नहीं सकते, उन्हें कुछ ना कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। इसी इच्छा के चलते कई लोग तो ऐसे थे जो गुजरात छोड़कर अलग अलग शहरों में नई काम के तलाश में चले गए। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना देश छोड़कर युगांडा में शिफ्ट हो गए। अब इन लोगों के अंदर बिजनेस का टैलेंट तो कूट कूट के भरा ही था,
जिसकी वजह से इन लोगों ने युगांडा में भी कई बड़े बिजनेसेस खड़े किए और बहुत सारे पैसे कमाए। अब समय था 1972 का, जब युगांडा के प्रेसिडेंट इदी अमीन ने वहाँ रह रहे इंडियन माइनॉरिटीज़ को देश छोड़ने का 90 दिन का समय दिया। ऐसा करने की दो वजहें थी। पहला था एंटी इंडियन सेंटीमेंट, मतलब कि वहाँ के लोगों को इंडियंस के प्रति नेगेटिव इमोशंस जैसे कि डर, गुस्सा, नफरत, जलन जैसी फीलिंग्स पैदा हो गई थी। दूसरा था ब्लैक सुप्रीमेसी, यानी कि वहाँ रह रहे ब्लैक पीपल्स अपने आप को दूसरे देशों के लोगों से ज़्यादा सुपीरियर मानने लग गए थे, जिसकी वजह से हर छोटे बड़े कामों में सबसे पहले प्रायोरिटी उनको मिलने लग गई थी। अब ये सब देखकर वहाँ रह रहे पटेल्स के लिए अब वहाँ बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। तभी उन लोगों ने उस देश को छोड़ने का भी फैसला किया। फिर अपनी वहाँ सभी प्रॉपर्टीज़, बिजनेसेस को बेचकर अपने देश वापस आ गए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने देश में ना आकर दूसरे देशों में जाने का फैसला किया। कुछ लोग वहाँ से कनाडा शिफ्ट हुए तो कुछ वहाँ से यूएसए। अब जो लोग यूएसए शिफ्ट हुए थे उन लोगों ने होटल बिजनेस करने का फैसला किया। उन दिनों अरब कंट्रीज़ में युद्ध का माहौल था, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस आसमान छू रहे थे। अब क्योंकि पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगे थे तो लोगों ने ट्रैवलिंग एकदम से जैसे रोक ही दी थी, जिसकी वजह से मोटल बिजनेसेस बहुत लॉस में जाने लगे। इतने लॉस में कि कई बिजनेसेस तो ठप ही हो गए। तभी पटेल्स को इन मोटल बिजनेसेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने युगांडा में अपनी प्रॉपर्टीज़, बिजनेसेस को बेचने पर जो पैसे मिले थे उनसे इन बिजनेसेस को खरीदना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या था, उनके पास बिजनेस नॉलेज भी थी और एक्सपीरियंस भी, जिसे लगाकर उन्होंने अपने इन बिजनेसेस को भी सफलता की बुलंदियों पर ले गए। तो ऐसे पटेल्स ने अपने बिजनेस नॉलेज और एक्यूमेंट के चलते यूएसए के होटल बिजनेसेस को टेक ओवर कर लिया। तो चलिए अब हम इसी स्टोरी से उनके वो 3 प्रिंसिपल्स को समझते हैं जिनकी वजह से वो अपने हर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं और इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, फियरफुल एंड ग्रीडी। जिस समय वो मोटल बिजनेसेस लॉस में जा रहे थे तब पटेल्स एक बात जानते थे कि ये चीज़ें हमेशा के लिए ऐसे ही नहीं रहने वाली, वो आगे ज़रूर चेंज होगी और ये बिजनेसेस आगे ज़रूर ग्रो करेंगे। तभी उन लोगों ने इन सभी मोटर्स को सस्ते प्राइस पर खरीदना स्टार्ट कर दिया। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहा है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब कि जब सब लोग लालची हों तो आपको डरना चाहिए और जब सब लोग डर रहे हों तब आपको लालची होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब मार्केट अच्छा होता है तब अक्सर लोग चीज़ें महंगे दामों पर खरीदते हैं, वहीं जब मार्केट में लॉस होता है तब वही चीज़ें लोग सस्ते दामों पर बेचने लग जाते हैं और तभी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन चीज़ों को खरीदता है, जैसा कि पटेल्स ने भी किया। अब वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि डू नॉट अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग द थिंग्स एट हाई प्राइस, अर्न प्रॉफिट बाय बाइंग द थिंग्स एट अ लो प्राइस। मतलब कि आपको प्रॉफिट चीज़ों को महंगे दामों पर बेच कर नहीं कमाना चाहिए, बल्कि चीज़ों को सस्ते दामों पर खरीद कर आपको प्रॉफिट कमाना चाहिए। और यही सेम चीज़ गुजरातीज़ भी फॉलो करते हैं, तभी हमेशा वो हर चीज़ सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदने का ट्राई करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो उन्होंने मोटर्स तो खरीद लिए, लेकिन उन्हें प्रॉफिटेबल कैसे बनाया? उस समय तो वैसे भी सारे मोटर बिजनेसेस लॉस में जा रहे थे, तो उनको भी तो लॉस ही हुआ होगा, फिर प्रॉफिट कहाँ से जनरेट हुआ? तो इसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था अपना दूसरा प्रिंसिपल, जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो कि आपको एक ऐसी कॉलोनी के बारे में पता चलता है जहाँ पे एक भी जनरल स्टोर की दुकान नहीं है। लोगों को वहाँ से काफ़ी दूर चलकर मार्केट में जाना पड़ता है अपनी छोटी मोटी डेली यूज़ के आइटम्स के लिए। अब ये काफ़ी अच्छा मार्केट गैप है, तो वहाँ आप जाकर अपनी एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान खोल लेते हो। अब क्योंकि लोगों के लिए काम काफ़ी आसान हो गया, वो मार्केट ना जाकर आपकी दुकान पर आके अपने आइटम्स खरीदने लग जाते हैं, जिससे आपकी बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा होती है और प्रॉफिट भी बहुत होता है। अब ये सब देखकर कई और लोग अपनी वहाँ जनरल स्टोर्स की दुकान खोलने लग जाते हैं। अब उसमें से कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी दुकान कॉलोनी के और पास में जाकर खोली थी। अब उससे होता क्या है कि लोगों के लिए उनकी दुकानें ज़्यादा पास पड़ती हैं, तो वो उन्हीं के यहाँ से जाकर सामान खरीदने लग जाते हैं बजाय आपकी दुकान पे आने के। तो अब आप यहाँ अपने बिजनेस से प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे? तो जवाब है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि आपकी जनरल स्टोर पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बाकी जनरल स्टोर्स पे अवेलेबल ना हो, तभी लोग उन लोगों को अनदेखा करके आपके जनरल स्टोर पे ज़्यादा आना चाहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं
कि जब हम मार्केट में जाते हैं तब लाइन से फिंगर और मोमोज के ठेले लगे होते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी ठेले वालों को इग्नोर करके एक ऐसा ठेला होता है जहाँ पर हम अक्सर जाते हैं। अब चाहे वहाँ पर भीड़ भले ही क्यों ना हो, हम फिर भी वहाँ पर इंतज़ार करते हैं और फिर जब हमारी बारी आती है तब वहाँ पर हम अपने फिंगर और मोमोज़ खाते हैं। अब ऐसा करने की वजह क्या होती है? तो रीज़न होता है टेस्ट का। जो टेस्ट हम लोग को वहाँ मिलता है वो हमें और बाकी ठेले पे नहीं मिल पाता है, और यही टेस्ट फैक्टर ही उस ठेले वाले का दूसरे ठेले वालों के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। अब ठीक ऐसा ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको अपनी जनरल स्टोर पे भी लाना होगा। अब वो चाहे प्राइस पे हो या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, लेकिन वो एडवांटेज ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे और जनरल स्टोर्स पे अवेलेबल ना हो। तभी लोग सभी जनरल स्टोर्स के बजाय आपकी जनरल स्टोर पे आना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक ऐसे ही पटेल्स ने भी अपने मोटल बिजनेस में एक सॉलिड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंट्रोड्यूस किया था। अब वो कैसे? तो देखो, जब वो युगांडा से शिफ्ट होकर यूएसए में आए थे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह अवेलेबल ही नहीं थी। जो पैसे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ और बिजनेसेस को बेचकर लाए थे, वो पैसे तो उन्होंने इन मॉडल बिजनेस को खरीदने में लगा दिए। अब उनके पास कोई रास्ता ना होने की वजह से वो सभी लोग अपने खरीदे हुए मॉडल्स के अंदर ही रहने लग जाते हैं, जिससे इन लोगों को एक बेनिफिट मिलता है। अब वो क्या था? अब क्योंकि पूरी फैमिली उसी मॉडल में रह रही थी तो उन लोगों ने अकाउंट मेंटेन करना, रिसेप्शन हैंडल करना, रूम की मेंटेनेंस, रूम की साफ़ सफाई जैसे सारे छोटे बड़े काम आपस में ही बांट लिए थे, जिसकी वजह से उन लोगों का एम्प्लॉय पे होने वाला एक्सपेंस पूरा बच गया था। अब क्योंकि उन लोगों के ऊपर कुछ खास एक्सपेंसेस नहीं थे तो उन लोगों ने अपने रूम के प्राइसेस बाकी मोटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम कर दिए, जो कि वहाँ के ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन था। प्रिंसिपल नंबर 3, प्लेइंग विद ऑड्स। अब आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, वहीं अगर रिस्क कम है तो उसमें प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं होता है। पर ये जो सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती लोग होते हैं वो इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना कुछ ऐसा होता है, हेड्स आई विल विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। अब इसी को हम गूगल के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब वैसे तो गूगल को अपने सर्च इंजन से ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है, लेकिन फिर भी वो नए प्रोजेक्ट्स जैसे कि गूगल कार और गूगल लेंस में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना सारा प्रॉफिट इन प्रोडक्ट्स में लगा देता है, बल्कि वो अपने प्रॉफिट का बहुत छोटा अमाउंट इस टाइप के प्रोडक्ट्स में लगाता है, जिससे कि अगर ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हुआ तो उनको प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन अगर किसी वजह से ये ना चल पाया तो उन्हें कुछ ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। और ठीक यही स्ट्रेटेजी गुजराती और वॉरेन बफेट जैसे लोग भी फॉलो करते हैं। वो उन्हीं जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन किसी वजह से अगर वहाँ उनको प्रॉफिट ना भी हो पाया तो भी उनको कुछ खास लॉस नहीं झेलना पड़ता। तो दोस्तों, ये थे वो 3 प्रिंसिपल्स जिनको गुजराती यूज़ करते हैं अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए और अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए। अब आपको इन प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल सबसे बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल लेसन्स के साथ।